नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है K2 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा उम्मीद करता हूं कि पहले के भांति स्वस्थ और मस्त होंगे। साथ में हिंदी व्याकरण की एक सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपसे कल परसों में वायदा किया था कि हिंदी व्याकरण की एक सीरीज उत्तराखंड एसआई के लिए बेसिकली मैं लेकर के आ रहा हूं। केवल हिंदी व्याकरण ही नहीं, अभी तो हिंदी के चारों पेपर की मैं बात कर रहा था। हिंदी व्याकरण के साथ भाषा विज्ञान भी होगा, काव्य शास्त्र भी होगा, हिंदी साहित्य भी होगा। हिंदी व्याकरण पर कल एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला था, आप लोगों ने खूब पसंद किया, खूब पढ़ा उसको। और आज दूसरा एक वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं जिसमें हम चर्चा करेंगे व्याकरण की सामान्यता, हिंदी व्याकरण। ये मैं हूं, खजान राणा मेरा नाम है। आप सब लोग, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। K2 क्लासेस देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑफलाइन में जो विद्यार्थी पढ़ना चाहेगा, जनवरी 1 तारीख से यानी 2024 में हमारा बैच अलाउंस होगा नया, तो उसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो भी आना चाहेगा ऑफलाइन वो भी बैच को ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन कोर्स भी हम तुरंत ही 2 या 3 तारीख से शुरू करने वाले, LT लेक्चरर का भी, और साथ में आपके पास SI और अन्य परीक्षाओं का भी, उसमें भी आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैंने चर्चा की थी सामान्य व्याकरण के एक परिचय पर। आज मेरी चर्चा का विषय बेसिकली वर्ण विचार था। हमने कल जाना था कि जो व्याकरण है उसके 3 चरण थे, जिसमें से वर्ण विचार, संधि और वर्तनी होता है। तो वर्ण विचार मेरी चर्चा का विषय आज रहेगा कि वर्ण विचार से आप क्या समझते हैं। आप जानते हैं कि वर्ण विचार जब आप पढ़ते हैं तो इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि भाषा का जो पहला स्वरूप रहा होगा वो मौखिक रहा होगा, यानी मौखिक ध्वनि आपके पास पहले होगी। आप जानते हैं ध्वनि का मतलब है आपके कानों तक उच्चारित शब्द जिस रूप में पहुंचते हैं उसको ध्वनि कहा जाता है। कान में तो आवाज आएगी ना, आ तो घुसेगा नहीं कान में, उसको ध्वनि कहा जाता है। लिपि के माध्यम से जो ध्वनि को लिखा जाता है तो ध्वनि के लिखित रूप को आप कहते हैं वर्ण। आप जानते हैं ध्वनि किसी भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई होती है और वर्ण किसी भाषा की सबसे छोटी मानक इकाई होनी है। इतनी बात क्लियर सभी को? एक बार सुन, ठीक है ना। दूसरा, मैंने कहा कि वर्ण विचार के 3 प्रकार है, वर्णमाला है, संधि है, वर्तनी है। इसमें आप वर्ण विचार का अध्ययन करने वाले हैं। मैं ध्वनि की बात कर रहा था। मैंने कहा कि भाई जिस अवस्था में कोई उच्चारित वर्ण आपके कानों तक पहुंचता है उसको ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि के बाद आप जानते हैं पहले लिपि का विकास होगा। लिपि के माध्यम से जब आप उच्चारित ध्वनियों को लिख करके व्यक्त करते हैं उसको वर्ण की संज्ञा दी जा रही होती है। और फिर अगर मैं वर्ण भेद की बात करता हूं, आप जानते हैं वर्ण हमारे पास 2 होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। यानी हम वर्णमाला की बात यहां से करने वाले, पहला अध्याय, अर्थात हमारा पढ़ने का टॉपिक आज रहेगा वर्णमाला। हम इसकी बात करेंगे। आप जानते हैं वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसमें आपने व्यवस्था के आधार पर, जिसमें आपने सुव्यवस्थित क्रमिकता के आधार पर वर्णों को सजाया होता है, उसको वर्णमाला की संज्ञा दी जा सकती है। वर्णमाला में जो वर्ण है या वर्ण भेद की बात करता हूं, 2 प्रकार की होनी चाहिए। वर्णों की संख्या 52 होती है। आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 शामिल है, जो 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे प्रकार पूछता है कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। सब आप देख सकते हैं, एक प्रकार स्वर का है, एक प्रकार व्यंजन का है। एक स्वर एक व्यंजन है। हम बात करते हैं स्वरों पर भी, थोड़ी सी व्यंजन पर भी। स्वर का एक लंबा वर्गीकरण होना है, उसकी भी चर्चा करेंगे, उसको भी आप जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज की पीपीटी में जो बना हुआ है इसकी बात हम करने वाले हैं। एक टाइप स्वर है, एक टाइप व्यंजन है, अर्थात वर्ण भेद 2 प्रकार का होता है। स्वर, आप जानते हैं स्वर उन इकाइयों को कहा जाता है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती है। हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियां जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, उनको व्यंजन स्वर कहा जाता है, वो स्वर कहलाती है। आप जानते हैं जब आप कोई चीज उच्चारित करते हैं आपके मुख से एक प्रकार की श्वास बाहर निकलती है। उस श्वास को आप प्राण वायु कहते हैं या श्वास वायु कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप ध्वनि उच्चारित करते हैं और आपके मुख से जो श्वास बाहर निकल रही है वो आपके दांतों को स्पर्श करती है, आपके जीवा पर टकराती है, यानी आपके मुख का कोई ना कोई अंग श्वास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसी ध्वनियां जो बाधा रहित होती है, जिनको बोलते समय किसी प्रकार के कोई बाधा का सामना आपको नहीं करना पड़ता है, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है श्वास के मार्ग में, यानी श्वास का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता है, उन्हें स्वर कहा जा सकता है। तो एक शब्द में आपको परिभाषा याद रखनी है, हिंदी भाषा की वह ध्वनियां जो मैं कह सकता हूं बाधा रहित होती है, या भाषा की बाधा रहित ध्वनि को स्वर कहा जा सकता है।
या आप पढ़ते हैं जिनको लिखने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, उनको कहा जाता है स्वर। समझ में आ गया? कालिया तुमको समझ में आ गया? क्या नाम बोला था आपने? चरण सिंह। हाँ, तो कालीचरण एक कैरेक्टर है ना भाई। हमने देखा नहीं है सिनेमा, वो कौन सी क्रश मूवी है जिसमें कालीचरण है ना, कालीचरण का भूत, इसलिए आपको कालिया कहा, बुरा मत माना मेरी बात का, है ना। स्वर समझ गए? हिंदी भाषा की वो ध्वनियां जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, जिनको लिखने के लिए, जिनको पढ़ने के लिए अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाता है? स्वर। कितने होते हैं हिंदी में स्वर? 11 होते हैं, आप जानते हैं, है ना। इनकी संख्या मानी जाती है 11। आप कह सकते हैं भाई जो स्वर है इनकी संख्या आप 11 मान के चलते हैं, अर्थात मैं कह रहा हूं कि इनकी संख्या कितनी है? 11 है, आप इनको 11 मान करके चलते हैं। साथ साथ व्यंजन को परिभाषित कर लो। मैं कहूंगा कि जिन ध्वनियों को आप स्वरों की सहायता से उच्चारित करते हैं, जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से उच्चारित की जा सकती है या स्वरों की सहायता से लिखी जा सकती है, व्यंजन कहलाती है। दूसरे शब्दों में ऐसी ध्वनियां जिनको उच्चारित करते समय आपके मुख से बाहर आने वाले श्वास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है या श्वास अवरुद्ध होकर के मुख के बाहर आती है, आपके मुख का कोई ना कोई अंग बाधक तत्व के रूप में श्वास के समक्ष आता है, श्वास के आगे खड़ा होता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। आप जानते हैं इनकी संख्या मानी जाती है 33, यानी इनकी संख्या 33 मान के चलते हैं, 33 व्यंजन की संख्या मानी जाती है। हम अगर स्वर की बात करते हैं, स्वर का वर्गीकरण कुछ आपने इस प्रकार से किया होता है। ये स्वर का एक सामान्य वर्गीकरण है, इसके अलावा और भी वर्गीकरण है, ये पहले सामान्य वर्गीकरण समझिए। देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर होता है, उसके बाद रचना बनावट के आधार पर स्वर होता है। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होगा? ये उच्चारण है, जरा इसको ठीक कर लेना भाई, हमारे टाइपिस्ट से गलती हो गई है। और रचना एवं बनावट के आधार पर स्वर कितना होता है? एवं भी गलत लिख दिया श्रीमान ने, कोई बात नहीं, हम सही कर देते हैं। उच्चारण का मतलब आप किसको कैसे बोलते होंगे, किसको बोलने के लिए कितना प्रयास करते होंगे, कितना श्वास खर्च करते होंगे, उसके आधार पर कितने प्रकार के होने चाहिए। रचना बनावट का मतलब कौन कैसे बना होगा, किसका निर्माण आपने कैसे किया होगा, उसको रचना बनावट आप कह रहे हैं। आप जानते हैं कि भाई उच्चारण के आधार पर मेरे पास में 3 प्रकार के स्वर है, जिन्हें एक मात्रिक या द्विमात्रिक या त्रिमात्रिक कहा जा रहा है। आप कंफ्यूज मत होना, इस एक मात्रिक को आज तक आप ह्रस्व पढ़ते होंगे तो कोई बात नहीं, ह्रस्व ही ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। इसको आप दीर्घ पढ़ते होंगे, कोई बात नहीं, मैं दीर्घ लिख दे रहा हूं। इसको आप पुलुप्त बोलते होंगे। अब देखो, एक नई चीज आपको मिल गई है, यहां से आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ द्विमात्रिक होते हैं, पुलुप्त त्रिमात्रिक होते हैं। एक मात्रिक का मतलब जिनकी मात्रा 1 होती है, द्विमात्रिक का मतलब जिनकी मात्रा का मान 2 के बराबर होता है, गुरु स्वर बोलते हैं इनको। और त्रिमात्रिक का मतलब जिनका मान 3। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक की चर्चा हमने कर ली है। अब आता है रचना एवं बनावट के आधार पर स्वर। रचना बनावट का मतलब कौन कैसे बना है, किसका निर्माण कैसे हुआ है। 3 प्रकार है, एक मूल स्वर है, एक सजातीय संधि स्वर है, एक संयुक्त संधि स्वर है। मूल का मतलब उन स्वरों से है जिनकी रचना बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से होती है, जिन्हें आप बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता से बनाते हैं, वो मूल कहलाते हैं भाई। आप जानते हैं मूल स्वरों की संख्या हमारे पास में 4 होती है भाई। इसमें से आप एक अ को शामिल करते हैं, इसमें आप एक छोटी को शामिल करते हैं, इसमें आप एक छोटा को शामिल करते हैं, इसमें आप एक री को शामिल करते हैं, या री को शामिल करते हैं। आप देखिए, एक बड़ा अपवाद क्या है, कुछ भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि री का निर्माण र और ई की सहायता से हुआ है, बराबर री बनेगा। इसलिए बहुधा विद्वान इस री को व्यंजन जनित स्वर का दर्जा देते हैं। व्यंजन जनित का मतलब है जो व्यंजन की सहायता से बना हुआ है। ये इकलौता ऐसा स्वर है हिंदी भाषा का जिसकी रचना किसी व्यंजन की सहायता से हुई है, इसलिए आप इसको व्यंजन जनित कहते हैं, व्यंजनवत कह सकते हैं। मैं अगर इस संधि स्वर की बात करता हूं, जिसको मैं संधि स्वर लिख रहा हूं ना, कंफ्यूज मत होना, मैं इसको नाम दे सकता हूं सजातीय संधि स्वर। सजातीय संधि स्वर का मतलब या तो मैं इसको दीर्घ स्वर भी कह सकता हूं। सजातीय संधि स्वर का मतलब है उन स्वरों से जिनकी रचना 2 सजातीय स्वरों के मिलने से हुई होती है। सजातीय मतलब एक परिवार के, एक वर्ग के। अगर एक जाति के स्वर आपस में मिलते हैं तो सजातीय कहलाते हैं। और अगर कोई स्वर सजातीय स्वरों के मिलने से बना होगा, सजातीय स्वरों में संधि हुई है, उसके पश्चात बना है, उसे कहेंगे सजातीय संधि स्वर। इनकी संख्या 3 होती है। कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि एक अ के साथ मैंने एक अ मिला दिया, आपने कहा मिलकर के आ बना, इसका मतलब आ सजातीय संधि है।
मैंने एक छोटी ई के साथ एक और छोटी मिलाया, मिलकर के बड़ी बना, इसका मतलब सजातीय संधि है। मैंने एक छोटाओ के साथ एक और छोटाओ मिलाया, मिलकर के बड़ाओ बना, इसका मतलब ये सजातीय संधि स्वर होगा। तीन संख्या है सजातीय संधि स्वर की, क्योंकि इनका निर्माण सजातीय स्वर ध्वनियों की सहायता से हुआ है, इसलिए आप आ, बड़ी और बड़ाओ को सजातीय संधि स्वर का दर्जा देंगे, या इनको दीर्घ स्वर भी कहा जा सकता है पैरेलली। संयुक्त संधि स्वर का मतलब क्या होगा? संयुक्त संधि स्वर को आप विजातीय स्वर भी तो कह सकते हैं। मैं कह सकता हूं ऐसा कोई स्वर जिसकी रचना या जिसका निर्माण विजातीय स्वरों की सहायता से मिलकर हुआ हो। जब दो विजातीय स्वर के बीच में मेल होता है, विजातीय समझते हो भाई? अरे विजातीय मतलब तुम्हारा और इसका मेल करवा दिया, तुम्हारा इस लड़की के साथ में मेल करवा दिया, विजातीय ना। कहां तुम ठहरे, झबरा एकदम, कहां वो ठहरी, बड़ी खूबसूरत है। अगर तुम दोनों का मेल करवाया जाएगा तो विजातीय प्रकार का होगा कि नहीं? अब तुम्हारे मिलने से जो नई संतान बनेगी वो कैसी होगी? वो होगी विजातीय संधि, या उसे बोलेंगे संयुक्त संधि, वैसा ही कुछ है। यानी अगर मैं कहूं कि ऐसा कोई स्वर जिसकी रचना हुई है दो विजातीय स्वरों के मिलने से, वो कहलाएगा संयुक्त संधि स्वर। इनकी संख्या होती है 4। जैसे माना अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने एक अ के साथ एक ई मिला दिया, मिलकर के बनता है आए। मैंने कहा कि मैंने एक आ के साथ एक बड़ी मिला दिया, मिलकर के बनता है आए। मैंने कहा कि मैंने एक अ के साथ छोटाओ मिला दिया, मिलकर के बन गया अब। मैंने कहा कि मैंने एक आ के साथ बड़ाओ मिला दिया, मिलकर के बन गया अब। इसका सीधा मतलब क्या हो गया है? अब देखो ना, अ और ई अलग अलग जाति के भाई, अलग अलग जाति का मेरा ये मतलब नहीं है कि एक एससी का है एक रावत है, नहीं। मेरा मतलब है कि अलग अलग वर्गों के हैं, अ अलग वर्ग है, ई अलग वर्ग है। अगर ये दोनों मिलेंगे तो आय बनेगा। आप आ की शादी ई से करवा दो, देखो आय पैदा होगा। आप आ की शादी बड़ी से करवा दो, देखो आय पैदा होगा। आप आ की शादी छोटाऊ से करा दो, देखो आओ पैदा होगा। आप आ की शादी बड़ाऊ से करा दो, देखो आओ पैदा होगा। समझ गए आप? ये बच्चे हैं इनके, विजातीय कहलाएगा, क्योंकि विजातीय स्वरों का मेल था, तो इनको कहते हैं संयुक्त संधि स्वर। अब एक बात पर याद रखना, अगर सवाल आ गया कि हिंदी भाषा में कुल संधि स्वरों की संख्या कितनी है, कुल ऐसे कितने स्वर है जो दो से मिलकर के बन रहे हैं, तो आप कहेंगे 7। कैसे भैया? 3 तो ये है जो बने सजातीय के मेल से, मतलब रावत की शादी रावत से हुई है, पंडित की पंडित से हुई है, सजातीय हो गया ना, तो ये 3 निकले हैं, अ और अ का बच्चा आ। या तो मैं कहूंगा 4 ये है विजातीय वाले, तो 4 और 3 7, यानी कुल संधि स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। इस बात को याद रखना है, जिन्हें आप 3 को कहते हैं सजातीय संधि स्वर और उसको कहते हैं विजातीय संधि स्वर या संयुक्त संधि स्वर। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको आप दीर्घ स्वर भी कहते हैं रचना बनावट के आधार पर, लेकिन मैं दीर्घ की बात यहां कर गया हूं ना, द्विमात्रिक को मैंने दीर्घ तो कहा था, इसलिए इसका नाम पृथक हो जाएगा, इसे सजातीय संधि स्वर का दर्जा दिया जाएगा। बार बार याद रखना। सवाल आ गया कि सजातीय संधि स्वर कितने होते हैं? आपको क्या है, खोपड़ी खुजला रहे हैं, मैंने तो सुना ही नहीं है सजातीय संधि स्वर क्या होता है। ऐसा नहीं करना है, सुन के जाना है ठीक से। आई बात सुन भाई, तुम समझी? क्या समझी? हाँ, रावत का विवाह रावत से, बिल्कुल ठीक समझी। ऐसे ही होता है भाई, कोई रावत है उसका विवाह वर्मा से हो जाएगा तो विजातीय होगा कि नहीं? ऐसे ही कुछ यहां चल रहा काम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको क्लियर हो दोस्त? क्या समझे आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका मतलब आप समझ गए, आपको संधि स्वर का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद स्वर का एक और वर्गीकरण आता है जिसमें आप संवृत स्वर पढ़ते हैं, अर्ध संवृत पढ़ते हैं, विवृत पढ़ते हैं, अर्ध विवृत पढ़ते हैं, व्रतमुखी पढ़ते हैं, अव्रतमुखी पढ़ते हैं, या उसको व्रताकार या अव्रताकार भी कहा जाता है। आप अग्र स्वर पढ़ते हैं, आप केंद्रीय स्वर पढ़ते हैं, आप पश्च स्वर पढ़ते हैं, आप आगत या विलायती स्वर ध्वनियां भी पढ़ते चलते हैं। इससे बातें आगे आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला जो टाइप हमारे पास है वो है व्यंजन का। हम पहले व्यंजन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है तुमको? सबको क्लियर है? ठीक से लिखो भाई, लिखना तो तुम ठीक से सीखेगा, गड़बड़ क्यों काम कर रहे हैं? देखो, लेखन में गलती मत करना बिल्कुल भी। अगर आप लेखन गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? अब बात आएगी व्यंजन की। जब आप व्यंजन की बात करते हैं, मैंने पहले ही कह रखा कि व्यंजन का मतलब हिंदी भाषा की उन ध्वनियों से है जिन्हें स्वरों की सहायता से पढ़ा जाता है, स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है, उन्हें कहते हैं व्यंजन। संख्या 33 है।
वर्गीकरण देखिए तो आप इसका वर्गीकरण यह है उच्चारण के आधार पर और परिवर्तन के आधार पर। उच्चारण का मतलब कौन कैसे उच्चारित किया जाता है और परिवर्तन का मतलब